हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक जिंदा हथियार, जो कि अघोरी का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संसार में हर प्राणी अपने अपने ढंग से जीना चाहता है। सभ्य प्राणियों में भी जहां एक आम आदमी समाज से जुड़ा रहकर अपना जीवन यापन करता है, वहीं कुछ लोग समाज से कटकर जीते हैं, जिन्हें साधु कहा जाता है और कहा जाता है अघोरी। एच टीवी पर दिखाए जाने वाले सनसनाट के लिए शुक्ला एंड पार्टी, शुक्ला, पांडे, झा और प्रियंका ने इस बार जो विषय चुना वो भी अघोरी ही था। अघोरी दड़भूत ने उन्हें अपने रात्रि 11:30 बजे तक के क्रियाकलापों की शूटिंग की अनुमति दे दी थी, लेकिन शुक्ला एंड पार्टी को इससे सब्र ना हुआ और उन्होंने उसके अर्धरात्रि के बाद के कार्यकलापों की शूटिंग छिपकर करनी शुरू कर दी। अघोरी को मुर्दे का मांस खाता देखकर प्रियंका को उल्टी हो गई। अघोरी दृढ़भूत उन्हें छिपकर फिल्म शूट करते देखकर गुस्से से पागल हो गया। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। और जैसे कयामत जाग उठी। शुक्ला के पालतू कुत्तों रूबो की आंखों में खून के लाल लाल डोरे तैर रहे थे। रूबो हट, पीछे हट। पर रूबो ना हटा। रूबी ने शुक्ला की रूबो ने शुक्ला की गर्दन उसके शरीर को लाश बनाने के बाद ही छोड़ी। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। शुक्ला के घर से मिले वीडियो कैसेट में अघोरी को देखकर और कुत्ते रूबो के जरिए हुए उस अद्भुत कत्ल ने इंस्पेक्टर इतिहास को अघोरी के सामने ला खड़ा किया। मैं तुझे शुक्ला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं अघोरी। लेकिन सब इंस्पेक्टर इतिहास अघोरी की गुफा से अकेला ही बाहर निकला तो उसकी आंखों में भी खून के लाल लाल डोरे खिंचे हुए थे। इंस्पेक्टर इतिहास ने एंथनी की मौजूदगी में उसके रोकने पर भी कैमरामैन पांडे को मार डाला। थाए थाए। इस पर एंथनी क्रोध से पागल हो गया, मगर एंथनी से इतिहास को बचाया प्रिंस ने। इधर अब मारिया की आंखों में खिंच आए थे खून के लाल लाल डोरे। यहां तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक अघोरी में। अब आगे क्या होता है यह जानने के लिए पढ़ें जिंदा हथियार। जिगर का कोई टुकड़ा अगर जिगर से अलग हो जाए तो एक माँ ठीक ऐसे ही तड़प उठती है जैसे इस वक्त जूली तड़प रही थी। इंस्पेक्टर प्लीज कुछ करो, मेरी बच्ची मारिया ट्यूशन से अभी तक घर नहीं लौटी। पर इस वक्त तो रात के 10 बज रहे हैं। आपने हर उस संभावित जगह कर लिया है जहां वो जा सकती है। सब जगह पता करने के बाद ही मैं यहां आई हूं। न जाने मेरी बच्ची इस वक्त कहां होगी और कहां होनी थी। अरे कौन रो रहा है? रामू। टन। ओह, 10:30 बज रहे हैं। रामू तो सर्वेंट क्वार्टर में जा चुका होगा। खैर मैं देखती हूँ, किसी बच्ची की आवाज है, कौन होगी। प्रियंका ने दरवाजा खोला। अरे कौन हो तुम? उठो, बताओ कौन हो तुम। बच्ची किसी अच्छे घर की लग रही है। बच्ची ने अपना चेहरा ऊपर किया। हाँ हाँ बताओ, यहां बैठी क्यों रो रही हो? ये तो कुछ बोल नहीं रही, सिर्फ रोए चली जा रही है। क्या करूं, शायद ये घर से भटक कर इधर आ गई है और अब रात में घबरा गई है। उठो, अंदर आओ। प्रियंका ने उसे अंदर लाकर दरवाजा बंद किया। मारिया को रोना तो रुक गया, मगर सुबकना ना रुका। तुम यहाँ बैठो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तुम्हें पेस्ट्री पसंद है ना? मारिया ने पेस्ट्री खाने में देर ना की। तब चलो अब बताओ कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो तुम? जवाब में मारिया ने अपना स्कूल बैग खोला और ज्योमेट्री बॉक्स बाहर निकाला। शायद ज्योमेट्री बॉक्स में से अपना आई कार्ड रखा हो। किरण किरण। उसी पल घनघना उठी फोन की घंटी। प्रियंका ने फोन का रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? झा। इतनी रात का फोन क्यों किया? यह बताने के लिए कि पांडे का भी खून हो गया है। कि क्या? कब? कैसे? किसने किया? शुक्ला के बाद पांडे की हत्या ने प्रियंका के होश उड़ा दिए थे। तभी अचानक क्या हो गया था उसे। क्या हुआ प्रियंका? हेलो, तुम कराई क्यों? हेलो हेलो प्रियंका, हेलो हेलो। प्रियंका पूरे चेहरे पर दर्द ही दर्द लिए पलटी थी कि कच। ओ नो, उफ। मारिया की आंखों के लाल डोरे बढ़ते ही चले गए। ज्योमेट्री बॉक्स से उसने अब निकाला मेटल स्केल। तू 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 तो कोई पागल है। कौन है तू शैतान? मुझे क्यों मार रही है? आह! मारिया ने स्केल को चाकू की तरह उसके पेट में घुमाया। मारिया के उस प्रहार से तड़प कर चीख उठी प्रियंका। मेटल स्केल के धारदार कोने से प्रियंका का पेट चिढ़ता चला गया था।
शुक्ला और पांडे की मौत के समाचार से थरथराई प्रियंका को समझते देर न लगी कि यह उसकी भी हत्या कर की कोशिश है। तू तू मेरी हत्या करने आई है, पर मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। तकिए के प्रहार से नीचे गिरकर मारिया के हाथ पुनः प्रकार लग गई, जिसे उसने शस्त्र की तरह प्रियंका की तरफ उछाल फेंका। आ! आंखों में भयानक भाव लिए मारिया उठकर आगे बढ़ी, लेकिन इसी पल तड़पती प्रियंका ने उसका गला पकड़ लिया। दुष्टा, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। लेकिन बच्ची के रूप में उस मौत के हाथ में प्रियंका की मौत की हर तैयारी थी। क्रंच! मारिया ने स्टेपलर से कई पिनों को उसके हाथ पर स्टेपल कर दिया। चीख कर पीछे हटी प्रियंका। तब तक मारिया उस फाउंटेन पेन का ढक्कन खोल चुकी थी। गले से भयंकर गुर्राट निकालती मारिया प्रियंका पर झपटी और इसी के साथ पेन की निब बाजू का मांस चीर कर नस में जा धंसी। स्पाक! ओ नहीं! मारिया ने फुर्ती से पेन का पिछला ढक्कन भी रिलीज कर दिया और दबा दी वह ट्यूब जिसमें भरी थी स्याही। उफ! पेन मानो इंजेक्शन बन गया था। सारी स्याही प्रियंका के खून के साथ ही उसके नसों में दौड़ती चली गई। फटी फटी आंखों से मारिया को घूरती प्रियंका का जिस्म सोफे पर गिरकर शिथिल पड़ गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती डॉक्टर। मैं दूसरे ही पल उसका जिस्म नीला पड़ता चला गया। मारिया बाहर निकली। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। उसके जाने के बाद काम। प्रिंस, जो उसी की तलाश में निकला हुआ था, मारिया की हालत देखकर बेचैन हो उठा। भूल गया कि एंथनी उससे नाराज है। द्रुत वेग से उड़ता आ पहुंचा कब्र पर और काव काव। उसकी करकशाटें सुनकर हमेशा की तरह कब्र फटी। एंथनी बाहर आया। समाचार ही ऐसा दिया था प्रिंस ने कि एंथनी वहां ठहर ना सका। फौरन ही, मारिया उठ मेरी बच्ची। एंथनी की कनपटियां सनसनाने लगी। ओह, इसके चेहरे और कपड़ों पर खून के छींटे कहां से पड़े? पापा, तेरे हाथों पर खून कहां से लगा? खून? ये सब क्या है मारिया? तू इतनी रात गए घर से बाहर यहाँ क्या करने गई आई थी? मुझे कुछ नहीं पता पापा, मैं तो ट्यूशन पढ़कर निकली थी। मारिया उसे सब कुछ बताने लगी। तब तेरा स्कूल बैग कहाँ है? पता नहीं। एंथनी के कानों में हवा साए साए कर रही थी। ठीक उसी पल पुलिस के सायरन से गूंज उठा वह क्षेत्र। क्यों गड़बड़? कोई गड़बड़ हुई है यहाँ। प्रिंस, तू मारिया को घर ले जा। मुझे इस गड़बड़ का पता करना होगा, क्योंकि मुझे शक है कि वो गड़बड़ इस बार मारिया के साथ जुड़ी है। पापा का आदेश पाकर मारिया प्रिंस के साथ चली गई। इधर झा पुलिस को लेकर वहां पहुंचा था। आइए इंस्पेक्टर साहब, न जाने कैसी होगी प्रियंका, क्यों खराई थी वो फोन पर? अभी पता चल जाएगा, जल्द ही। ओह नो, प्रियंका! प्रियंका! ये तो मर चुकी है मिस्टर झा। नहीं, उफ! शुक्ला और पांडे के बाद इसकी भी हत्या हो गई। पर पांडे के हत्यारे इंस्पेक्टर इतिहास को तो मैंने ही गिरफ्तार किया था। हाँ, शुक्ला की कुत्ते द्वारा हत्या अभी रहस्य बनी हुई है। इंस्पेक्टर ने लाश के चेहरे को देखा। बड़े विचित्र ढंग से इसकी हत्या की गई है। पीठ में पेंसिल धसी है, हाथ में स्टेपल पिन धसे हुए हैं और बाजू में फाउंटेन पेन। ये सारा सामान इस ज्योमेट्री बॉक्स का है और ये ज्योमेट्री बॉक्स उसका है जिसका ये बैग है। क्या ये हत्या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली किसी मारिया ने की है? मारिया के हाथ, चेहरे व कपड़ों पर खून के चींटे पड़े थे, तो क्या मारिया ने ये हत्या की है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मासूम मारिया किसी की हत्या कैसे कर सकती है? लेकिन अगर उसने हत्या नहीं की तो फिर उसका स्कूल बैग यहाँ कैसे पहुंचा? मारिया को याद क्यों नहीं है कि उसका स्कूल बैग कहाँ है? कौन था वो बाबा जो मारिया को सड़क पर गिरा पड़ा हुआ मिला था? क्यों? क्योंकि उसको सहारा देकर खड़ा करने के बाद के समय से ही मारिया को कुछ याद नहीं है। इससे पहले इंस्पेक्टर इतिहास भी एक हत्या करके उस हत्या के करने का जुर्म स्वीकार करने से मुकर चुका है और उसके हाथों मरने वाला था पांडे, इस लड़की प्रियंका का साथी। और एक कुत्ते के जरिए हुई शुक्ला की हत्या का क्या रहस्य है? मुझे इन हत्याओं के रहस्य को समझने के लिए एक बार फिर इतिहास से मिलना पड़ेगा। जल्दी ही एंथनी प्रिंस के जरिए पता लगाकर इंस्पेक्टर इतिहास के सामने पहुंचा। एंथनी, तुम यहाँ? तुम भी तो यहाँ हो। मैं तुमसे अपने एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं। पूछो। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे रोकने के बावजूद पांडे नाम के उस व्यक्ति को 2 गोलियां मारकर मार डाला था। तो फिर तुमने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोला था कि तुमने कोई हत्या नहीं की? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे हत्या करने से कब रोका? एंथनी, कम से कम तुम मेरा यकीन करो, मैंने कोई हत्या नहीं की। मारिया भी कह रही है कि उसने प्रियंका की हत्या नहीं की, लेकिन सारे सबूत ठीक उसी प्रकार उसके भी खिलाफ है जैसे तुम्हारे। मारिया द्वारा हत्या की खबर सुनकर इंस्पेक्टर इतिहास का मुंह फाड़ की तरह खुला का खुला रह गया। एंथनी के जबड़े कस गए।
मुझे बताओ, इतिहास की पांडे की हत्या से पहले तुम कहाँ गए थे, किससे मिले थे? इतिहास उसे सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद एंथनी की भुकटियों में बल पड़ गए। ओह, तो ये सारी कहानी उस अघोरी से ही शुरू हुई है। इन हत्याओं में उसका क्या रोल है, ये अब मैं उससे खुद पता लगा लूंगा। इधर मारिया को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। भला मारिया किसी का खून कैसे कर सकती है? सॉरी, हमें इसे अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। और ये खबर प्रिंस नहीं, एंथनी को दी। कानून तो अपना काम करेगा ही प्रिंस, उसे अपना काम करने दे और हमें अपना काम करना है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं प्रिंस, तूने बेगुनाह इतिहास को मेरे हाथों से भाग निकलने के लिए मुझ पर हमला भी किया, क्योंकि अब मुझे अपनी भूल महसूस हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि इतिहास बेकसूर है, ठीक वैसे ही जैसे बेकसूर है मारिया, और जो कसूरवार है वो मेरे सामने है। बस अब देर है तो इसके मुंह से उन तीनों हत्याओं की स्वीकारोक्ति की, क्योंकि जब तक ये उन हत्याओं का रहस्य पुलिस को नहीं बताएगा, ना तो मारिया पर लगा कत्ल का इल्जाम हटेगा और ना इतिहास पर। बोल कमीने, बता कि उन तीनों को तूने कौन से जादू से मार डाला जो तुझ पर फिल्म बनाने आए थे? मैंने उन्हें किसी जादू से नहीं मारा, मैंने उन्हें मारा है जिंदा हथियारों से, क्योंकि उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ फिल्म बनाने की कोशिश की, तांत्रिक क्रियाओं का अपमान किया। उन्होंने उनकी सजा मौत ही थी। पर तू कौन है? तेरी आंखों में मुझे जीवन का कोई ओज दिखाई नहीं पड़ रहा। तेरी त्वचा मुर्दे की तरह हड्डियों से चिपक चुकी है, तेरा जिस्म एक लाश की तरह ठंडा है। मैं अघोरी हूं, पहचान सकता हूं कि तू मुर्दा है, लेकिन हैरान हूं कि अगर तू मुर्दा है तो फिर जिंदा कैसे है? कौन है तू? एंथनी, एंथनी गोंजाल्वेज। और तूने ठीक पहचाना, मैं मुर्दा ही हूं, लेकिन मैं जिंदा हुआ हूं, तो जैसे मुर्दाखोर शैतानों को खत्म करने के लिए। और आज अगर तूने पुलिस के सामने चलकर अपने गुनाहों को कबूल न किया, तो मैं तुझे भी फौरन ही खत्म कर डालूंगा। हा 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 हा। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता एंथनी, क्योंकि भोजन कभी भूखे को नहीं खाता, और तू मेरा भोजन है। इन दोनों मैं शव साधना कर रहा हूँ, और मुझे रोजाना एक शव का भोग लगाना होता है। आज तुझे शव का भोग लगाने के लिए शमशान में मुर्दा नहीं मिला। आज मुझे शव का भोग लगाने के लिए शमशान में मुर्दा नहीं मिला, पर मेरा भाग्य अच्छा रहा कि मुर्दा खुद मेरे पास चलकर आ गया। उफ! अघोरी ने बिल्ली की तरह झपटकर एक नींबू उठाया और हा 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 हा। एंथनी, तेरे जिस्म से उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए जो तुझे जिंदा रखे हुए, मुझे सिर्फ इस नींबू को काटने की देर है। अघोरी ने एक कील को नींबू में चुपाया चुभाया तो तड़प उठा एंथनी। हा 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 हा। कैसे तड़प उठाना एंथनी? जरा सोच कि जब मैं इसके दो टुकड़े कर दूंगा तब तेरा क्या हाल होगा। आह! इस विधि को उतार कहते हैं। इस विधि का प्रयोग हम अघोरी ऊपरी छायाओं से लोगों को मुक्त कराने में करते हैं, लेकिन नहीं, अभी मैं तुझ पर उतार विधि का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे तेरे जिंदा शरीर की जरूरत है। अभी मैं तुझे बनाऊंगा जिंदा हथियार। मेरा आखिरी शिकार झा तेरे ही हाथों से खत्म होगा एंथनी। एंथनी किसी गुलाम की भांति अघोरी की गुफा से बाहर जा रहा था। काव! बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। प्रिंस महसूस कर रहा था इस परिवर्तन को। कांच टूटने के जोरदार धमाके का स्वर सुनकर झा उछल कर उठ बैठा। कौन है, कौन है? अपने तीन साथियों की मौतों से त्रस्त था वो। उस वक्त झा के चेहरे पर आतंक जैसे हल्दी बनकर पुत गया। कौन हो तुम? तेरी मौत! एंथनी के मुंह से मौत शब्द सुनकर झा के तिरपन कांप गए। निसंदेह वह जानता था कि ऐसा पल आने वाला है, और इस बात का प्रमाण थी वो तलवार जो उसने फुर्ती के साथ तकिए के नीचे से निकाल ली और कांपते स्वर में चिल्लाया, खबरदार, आगे कदम बढ़ाया तो काट डालूंगा। एंथनी ने कदम रोक लिया और हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें से छूट निकली ठंडी आग। आह! चीख कर फर्श पर दोहरा हो गया था जा। तलवार एंथनी ने उठा ली। नहीं, ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मौत सिर पर देख कर झा का पूरा जिस्म पसीने से नहा गया। नहीं! निकट ही था एंथनी, तलवार को उसके सीने में घोंपी डालता। उस वक्त अंधेरा वरदान साबित हो सकता था, और वही हुआ। जोरदार आवाज के साथ बल्ब टूटकर बिखर गया। छनाक! ये कौवा कहां से आ गया? क्या बल्ब को उसने तोड़ा है? पर झा को जैसे जीवन दान का अवसर मिल गया। वह अपने स्थान से कूद कर हट गया। छलाक! प्लंच! एंथनी ने गुप्त अंधकार में भी आहट को निशाना बनाकर तलवार फेंक मारी, लेकिन यहां झा को बचाया उसकी किस्मत ने, क्योंकि एन उसी वक्त सोफा पलट गया और तलवार सोफे में जा धसी। पसीने से जार जार हुआ झा अटैच बाथरूम में पहुंच गया। खटाक! पर एंथनी की निगाहों से वह न बच सका। उधर प्रिंस की निगाहें एंथनी के गले में लटकी उस हट्टी माला पर थी। उसकी आंखों के आगे कौंध गए वे दृश्य, जब इतिहास पांडे का कॉल कराने पर
कत्ल करने पर उतारू उसके सामने खड़ा था, तब यही माला उसके गले में थी। उसकी की आंखों के सामने आ गई मारिया, जो जब प्रियंका का कत्ल करके जा रही थी, तो उस वक्त उसके गले में भी थी वही माला। एंथनी आगे बढ़ा तो प्रिंस पूरी शक्ति के साथ उससे आ टकराया। उफ! लेकिन एंथनी के कदमों को वह न रोक पाया। एंथनी दरवाजे के कंधे की दो ही चोटों में धराशायी कर दिया। कड़ाक! शायद झा को इस बात की आशंका पहले ही हो गई थी, इसलिए वो भभकती इमर्शन रॉड लेकर पहले से ही तैयार था। ओह! खत्म कर डालूंगा मैं तुझे कमीने। आज मैं तेरे हाथों नहीं, तू मरेगा मेरे हाथों। बिजली अपना काम पूरी शक्ति के साथ एंथनी पर भी कर रही थी। अब प्रिंस टकराया झा से। ओह, ये क्या! एंथनी ने झा की तरफ सिर उठाया तो सहर गया झा। नहीं, मुझे मत मारो। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? आश्चर्य! कुछ देर पहले झा के खून का प्यासा हो रहा एंथनी अब ऐसे शांत हो गया था मानो उबलते दूध के नीचे से आंच बुझा दी गई हो। तो तुम मुझे मारने ही तो आए थे, लेकिन तुमने मुझे तलवार से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब सामने आया प्रिंस, मुंह में कुछ दबाए। प्रिंस, ये तेरी चोंच में क्या दबाए? ये तो तुम्हारे गले में था, मैंने देखा था। क्या? ओ प्रिंस, क्या ये सच है? क्या इसे तूने ही मेरे गले से तोड़ा है? इसे तो मैंने उस अगोरी के हाथ में देखा था। शायद यही वो माला है जो किसी को भी जिंदा हथियार बना देती है। इसे फेंक दे प्रिंस, कहीं ले जाकर फेंक दे इसे। प्रिंस उसे लेकर उड़ गया। एंथनी झा की ओर पलटा। तुम बाल बाल बच गए झा, वरना मैं सचमुच तुम्हें मार डालता। दरअसल तुम्हारे टॉयलेट में जाते ही मैं अघोरी की इस अभिमंत्रित माला के जादू से मुक्त हो गया था। मैं खुद को यहाँ देखकर चौंक पड़ा था, क्योंकि मैं तो कहीं और था। मैं तुमसे यही पूछना चाहता था कि मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन तुम्हें घबराकर दरवाजा बंद करते देख मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा। ओह, इसका मतलब अघोरी हमारी जान का दुश्मन बन गया था। हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी फिल्म बनाई। तुम्हारे 3 साथियों को मार चुका है और अब चौथा भी नहीं बचेगा। स्पूश! इससे पहले कि एंथनी या झा को समझ पाते, वह अभिमंत्रित माला सीधे झा के गले में जा पड़ी। ओ नहीं! झा टूट पड़े, कांच पर झपटा। नहीं, मैं उसे नहीं मरने दूंगा। हा 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 हा! एंथनी, रोक उसे। अब वो खुद एक जिंदा हथियार बन चुका है। एंथनी ने झा की कलाई पर एक ठोकर चढ़कर उसके हाथ से कांच छुड़ा दिया। इसे दूर फेंक दो। हा 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 हा! तू उसे रोक नहीं पाएगा एंथनी। ताक! क्योंकि तेरी जान तो खुद मेरे हाथ में ही है। अब मैं उतार विधि से तेरी आत्मा को तेरे शरीर से जुदा कर दूंगा। उफ! मैं तुझे अपनी ठंडी आग से उफ! हा 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 हा! अब तू कुछ नहीं कर पाएगा एंथनी, ना उसे बचा पाएगा ना खुद को। वो देख झा खुद को आग लगाने के लिए अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो तू मेरे हाथों बहुत बुरी मौत पड़ेगा अघोरी। अघोरी चाकू के एक ही वार से नींबू काट देने वाला था। बुरी मौत तो अब तुझे अघोरी मारेगा, एक ही झटके में से नींबू को काट कर। हा 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 हा! एंथनी फौरन ही वहां से टेलीपोर्ट हो गया। अरे कहां गया? मैं यहां हूं अघोरी दुष्ट शैतान था। अगर तू पहले ही एक झटके से नींबू काट डालता तो शायद तू अपने मकसद में सफल हो जाता, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू नींबू से तू मेरी आत्मा को जकड़ रहा था ना? तुझे चाकू नींबू पर से नहीं हटाना चाहिए था। अब देख कि मैं कैसे ठंडी आग में जकड़ दूंगा तुझे। अब उठा नींबू, उठा चाकू, ठाक! इधर झा रगड़ने वाला ही था माचिस की तीली की। माचिस को फेंक दो। एंथनी जानता था कि सारी मुसीबतों की जड़ वह हड्डी माला है। सॉरी। काट उसे कमीने। खत्म कर मेरी जिंदगी। जोरदार आवाज के साथ टूटी अघोरी की गर्दन की हड्डी। इधर झा रगड़ने ही वाला था माचिस की तीली की। माचिस को फेंक दो। एंथनी जानता था कि सारी मुसीबतों की जड़ वह हड्डी माला है। झा के गले से एक झटके से उस माला को तोड़ा उसने। ताक! झा जैसे सोते से जागा। मुझे क्या हुआ था? मेरे कपड़ों से मिट्टी के तेल की गंध क्यों आ रही है? तुम आग लगाकर खुद को खत्म कर देने वाले थे। एंथनी के मुंह से सारी बात सुनकर झा हक्का बक्का रह गया। एंथनी ने कहा, फिक्र मत करो झा, दुष्ट अघोरी को उसके पापों की सजा मिल चुकी है। आज सचमुच अघोरी अपने आहार का ही आहार बन गया था। लेकिन झा की इस गवाही को अदालत ने इंस्पेक्टर इतिहास और मारिया के पक्ष में नहीं माना। सिर्फ तुम्हारे द्वारा अघोरी की कहानी कह देने से अदालत यह नहीं मान लेगी कि इंस्पेक्टर इतिहास और मारिया बेकसूर हैं। तब आया प्रिंस और, अरे ये कौवा क्या कर रहा है? ये तो वही हत्यारी माला है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जिंदा हथियार बन जाता है।
पूरी अदालत उस वक्त भौचक्की रह गई जब वकील देश पांडे झापा टूट पड़ा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा, रोको रोको इन्हें। इंस्पेक्टर भी रोक ना पाया उसे। हट जाओ मेरे रास्ते से, ये मुझे मार डालेगा क्योंकि इसके गले में मेरे ही नाम की माला है। तोड़ डालो उस हत्यारी माला को। माला टूटते ही वकील धम्म से नीचे गिर पड़ा। इस सबूत को नकारा नहीं जा सकता था। जज साहब को इंस्पेक्टर इतिहास और मारिया के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट को रद्द करना ही पड़ा। तब तुम महान हो एंथनी, तुम धन्य हो प्रिंस। जबकि इधर एंथनी उस वक्त अपनी कब्र में विश्राम कर रहा था। अब निश्चिंत जो था वो समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स काला डॉक्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।